कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को भूगोल का पार्ट 5 मानव अधिवास कराने जा रहा हूँ। मतलब मानव जहाँ रहता है उस घर के लिए बात कर रहे हैं। तो ये है अमेज़न बेसिन के मकान जो धरती से थोड़ा सा ऊपर उठा करके बनाए जाते हैं, जिससे बारिश वगैरह का पानी जो है नीचे अगर है तो ऊपर बचा जा सके। ऐसा कुछ करते हैं। बीच में तंबू दिखाया गया है। तंबू में अपना कहीं पर भी ये अस्थायी तौर से होता है निवास, कहीं पर भी अपना तंबू गाड़ कर रह सकते हैं। और ये है बर्फीले स्थानों पर बनाया गया मकान। शीत में रहता है, दोहरी बर्फ की दीवारें होती हैं इसमें, और अंदर ठंडा नहीं लगता है, बहुत कम ठंडा लगता है। चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो पहला है हमारे पास अधिवास से आशय मानव द्वारा निर्मित बस्ती से है। नंबर 2 है ब्रिटेन में तीव्र गति से चलने वाली हवा को पछुआ हवा कहते हैं। सन 1988 में राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा की गई, जिसका दीर्घकालीन उद्देश्य आवासों की कमी की समस्या को दूर करना था। गांव और नगर के बीच की इकाई को कस्बा कहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम जो है अब्दुल बाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। चलिए चलते हैं, सही उत्तर चुन करके लिखने की बात करते हैं। नंबर 1 है जापान में मकान का निर्माण लकड़ी या हल्की वस्तुओं से किए जाने का कारण क्या है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप आता है बच्चों, इसलिए जो है इसको ऐसा बनाना पड़ता है। नंबर 2 सड़क के किनारे स्थित नगर का प्रतिरूप होता है। तो ये होता है रेखीय प्रतिरूपता, कि सड़क के किनारे एक लाइन में सब बने हुए होते हैं। चलिए नंबर है 3 5 से 10 लाख की जनसंख्या वाले बसाहट को कहते हैं। 5 से 10 लाख जिसे कहते हैं महानगर। नंबर 4 है लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। लंदन किस नदी के, तो टेम्स नदी के किनारे ये स्थित है। आगे चलते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले नंबर 1 है गांव और नगर के बीच की इकाई को कस्बा कहते हैं। बच्चों ये भरना है आपको इसमें। प्रश्न है मानव के लिए आवास क्यों आवश्यक है, तो अथवा आवास किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, एक ही प्रश्न है ये। उत्तर है पहले तो सुरक्षा देता है, फिर गोपनीयता देता है, फिर एकांतता के लिए मकान आवश्यक है। अगला प्रश्न है क्रॉल क्या है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों क्रॉल क्या है। तो मसाई अपनी सुरक्षा, गोपनीयता, एकांत के लिए जिस स्थान में आवास का निर्माण करते हैं उसे क्रॉल कहते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान के मकानों की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है मकानों के निर्माण में जहां जो संसाधन आसानी से उपलब्ध होते हैं प्रायः उसी का उपयोग किया जाता है। राजस्थान में संगमरमर के पत्थर आसानी से पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ के मकान में संगमरमर का उपयोग होता है। नंबर 2 राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता निर्णायक कारक है, इसलिए वहां मकान किसी तालाब या कुएं के आसपास केंद्रित होते हैं। बकरा गांव किस योजना में शामिल है। तो बकरा गांव पूरा योजना में शामिल है। तो उत्तर है ये अगला प्रश्न है क्या कारण है कि ब्रिटेन के मकानों में मुख्य द्वार पूर्व या पश्चिम पूर्व में रखा जाता है। तो उत्तर है ब्रिटेन में तीव्र गति से चलने वाली पछुआ हवाओं के कारण मकानों का रुख मुख्य द्वार पूर्व या दक्षिण पूर्व में रखा जाता है। प्रश्न है जलवायु के विभिन्न घटक किस प्रकार मकानों के निर्माण को प्रभावित करते हैं। मानव अधिवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो उत्तर है ये मकान के निर्माण एवं प्रकार पर जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में जहां वर्षा अधिक होती है वहीं लोग मचानों पर बने झोपड़े में रहते हैं। शुष्क प्रदेशों में मिट्टी के मकान, घास के मैदानों में तंबुओं तथा टुंड्रा जैसे शीत प्रदेश में बर्फ के बने मकानों में निवास करते हैं। तापमान, वायु की गति एवं दिशा, वर्षा की मात्रा, आर्द्रता आदि जलवायु के प्रमुख कारक हैं। प्रायः शीत एवं शीतोष्ण प्रदेश में प्रातः कालीन सूर्य की किरणों से लाभान्वित होने के लिए मकान का मुख्य द्वार पूर्व की ओर रखा जाता है। उष्ण प्रदेशों में कड़ी धूप से बचने के लिए मुख्य द्वार पर छप्पर डालते हैं तथा दीवार की मोटाई अधिक रखी जाती है। चलिए प्रश्न है नगरीकरण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उत्पन्न है
नगरीकरण से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो रही है। नंबर 1 है पर्यावरणीय समस्या। नगरों में जनाधिक्य के कारण सबसे ज्यादा प्रदूषण वायु तथा जल में देखने को मिलता है। महानगरों में प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों एवं औद्योगिक संस्थानों द्वारा मिश्रित विषैले रसायन हैं, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा एवं नाइट्रस ऑक्साइड जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक घातक हैं, मिले होते हैं इसमें। महानगरों में स्थित कल कारखानों का जल नदियों नालों द्वारा बहा दिया जाता है, जिसके कारण नदियों का जल पीने योग्य नहीं रहा। दिल्ली के आसपास यमुना मात्र एक नाला बनकर रह गई है। कानपुर स्थित चमड़े के कारखानों के कारण गंगा नदी का जल उपयोगी नहीं रह गया। नंबर 2 है आवास की समस्या। भारत के विभिन्न महानगरों की कुल नगरीय आबादी का एक बड़ा भाग झुग्गी झोपड़ियों में निवास करता है। इन झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानांतरित निर्धन तबके के लोग होते हैं, जो अर्थभाव के कारण उच्च वर्ग के लोगों की बस्तियों के किनारे झुग्गी बनाकर रहने लगते हैं। गरीबी अमीरी की बढ़ती हुई इस खाई के कारण गरीबों के आपराधिक भावना भी पनप उठती है, जिससे मानव जीवन तनावग्रस्त हो जाता है। नंबर 3 है रोजगार की समस्या। जिस अनुपात में नगरों में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा रही है। गांव में शहरों की ओर अधिक स्थानांतरित होने के कारण शहरों में कम मजदूरी पर कार्य करना पड़ता है, जिससे सामाजिक अव्यवस्था बढ़ने लगती है, यानी बढ़ जाती है। ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास की तुलना कीजिए तो उत्तर रही है ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। तो सबसे पहले हम ग्रामीण अधिवास लेते हैं, फिर नगरीय अधिवास। तो पहला नंबर है, इनके निवासियों का व्यवसाय कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, वनोपज एकत्रित करना आदि होते हैं। और यहाँ क्या होता है, नगरवासियों के व्यवसाय निर्माण, उद्योग, परिवहन साधन, व्यापार, प्रशासन आदि है। नंबर 2 है, यहाँ प्रथम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादन होता है और यहाँ निर्मित माल का उत्पादन होता है। नंबर 3, गांव में कोई प्रशासनिक इकाई नहीं होती है, नगर में कोई न कोई प्रशासनिक इकाई होती है। नंबर 4, गांव की जनसंख्या कम होती है, नगरों की जनसंख्या अधिक होती है। नंबर 5, गांव में परिवहन सुविधाएं कच्ची सड़क, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि होते हैं और नगरों में परिवहन सुविधाएं पक्की सड़क, रेल मार्ग, वायु मार्ग आदि होते हैं। स्मार्ट सिटी की अवधारणा को समझाइए। तो उत्तर है, स्मार्ट सिटी का क्या अर्थ है, इन शहरों में रहने वाले लोगों को आधारभूत निर्माण संबंधी सेवाएं शीघ्र एवं कुशलता पूर्वक उपलब्ध कराई जाएंगी, साथ ही बचाव एवं सुरक्षा का प्रबंध होगा। यह शहर अन्य शहरों के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेगा। नगरों में बढ़ती जनसंख्या के दबाव से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने प्रथम चरण में 10 से 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलने की घोषणा की है। प्रश्न है, नगर की विकास अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, किसी नगर का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। नंबर 1, पूर्व बचपन। इस अवस्था में कुछ दुकान व मकान एक ही स्थान पर होते हैं, 1-2 सड़कें होती हैं। नंबर 2, शैशवावस्था। इस दशा में केंद्रीय भाग की तरफ व्यापारिक क्षेत्र बन जाता है, रहने योग्य मकान में दुकानें बन जाती हैं। नंबर 3 है किशोरावस्था। इसमें नगर की सड़कें, गलियां अधिक विकसित होने लगती हैं, आवासीय व व्यापारिक क्षेत्र व्यवस्थित होने लगता है। नंबर 4 है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था क्या है, इस अवस्था में नगर के आवासीय व औद्योगिक क्षेत्र अलग दिखाई पड़ने लगते हैं, आवासीय क्षेत्र अनेक भागों में बढ़ जाते हैं। नंबर 5 है वृद्धावस्था। यह नगर विकास की अंतिम दशा में, जिसमें इसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं? तो उत्तर है, गांव में बनाए जाने वाले अधिवास को ग्रामीण अधिवास कहते हैं। इस अधिवास में अधिकतर किसान निवास करते हैं। इनका प्रमुख कार्य कृषि से संबंधित होता है, किंतु स्थानीय कारीगर जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, नाई आदि सार्वजनिक कार्य करते हैं। प्रश्न है, नगरीय अधिवास किसे कहते हैं? तो उत्तर है, वह अधिवास जिसमें अप्राकृतिक उत्पादन संबंधी क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है। वहां विनिर्माण, परिवहन, व्यापार तथा वाणिज्य, शिक्षा, बैंक, मनोरंजन एवं शासन प्रशासन संबंधी कार्य किया जाता है, नगरीय अधिवास कहलाता है।
निम्नलिखित शहरों का उनके समीप बसे हुए नदी से उचित संबंध जोड़िए। तो पहला नंबर 1 है लंदन। लंदन के पास कौन सी नदी बहती है? टेम्स नदी बहती है, तो ये पहले नंबर पे जाएगा। नंबर 2 है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में क्या बहती है? सी हडसन नदी बहती है, यानी ये 2 नंबर को जाएगा। शिकागो बहुत फेमस है, ये तो बहुत ज्यादा फेमस है बच्चों, इसको याद कर लेना अच्छे से। शिकागो कहाँ है? ये मिशिगन, मिशिगन के पास है, तो ये नंबर 3 को जाता है। इसके बाद आता है नंबर 4 मास्को। मास्को में क्या है? ये है मस्कवा। मस्कवा मतलब नंबर 4 को जाएगा। और बच गया दिल्ली। दिल्ली तो जानते ही हो यमुना नदी पे है, तो ये नंबर 5 हो गया। तो आपको प्रश्न है मानव अधिवास के आयताकार प्रतिरूप का रेखा चित्र बनाइए। तो उत्तर है जहां मकान सड़क व चौरास्ते के दोनों ओर या कृषि भूमि के चारों ओर विकसित होते हैं वे आयताकार प्रतिरूप निवास कहलाते हैं। ये है कृषि भूमि, देखो इसके चारों ओर जो है ये आयताकार भूमि में ये जाकर अपने घर बनाए, तो ये आयताकार प्रतिरूप दिखाया गया यहाँ पर। ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप इस प्रकार है। नंबर 1 रेखीय प्रतिरूप यानी सड़क, नदी, रेल मार्ग के किनारे। नंबर 2 है आयताकार प्रतिरूप, सड़कों के संगम स्थल या पर्वतीय क्षेत्र। नंबर 3 है वर्गाकार प्रतिरूप यानी पगडंडियों एवं सड़कों से मिलन स्थान पर। नंबर 4 है वृत्ताकार प्रतिरूप, झील या तालाब के किनारे गोलाकार रूप में। नंबर 4 है अरीय त्रिज्या प्रतिरूप, किसी केंद्रीय स्थान, जल स्रोत, मंदिर, मस्जिद के पास। प्रश्न है नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। नंबर 1 है जलवायु, अनुकूल और स्वास्थ्यवर्धक जलवायु में निवास करना पसंद करते हैं। शीत प्रधान जलवायु की तुलना में उपोष्ण एवं शीतोष्ण प्रदेश अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश हैं। वर्तमान में विश्व प्रसिद्ध समृद्ध नगर उपोष्ण और शीतोष्ण हिस्से में है। टोक्यो, न्यूयॉर्क, शंघाई, लॉस एंजलिस, बीजिंग आदि ऐसे ही नगर हैं। नंबर 2 है धरातलीय स्वरूप, समतल एवं उपजाऊ धरातलीय भागों में अधिवासों का विकास अधिक होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में आवासों, उद्योग धंधों, कारखानों, सड़कों आदि के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है। नंबर 3 है खनिज एवं शक्ति साधन संसाधन। खनिज के मिलने के स्थान पर धीरे धीरे नगरों का विकास होने लगता है। जब खनिज समाप्त हो जाते हैं तब नगर भी उजड़ने लगता है, जिन्हें प्रेत नगर कहा जाता है। यही स्थिति किसी कल कारखाने वाले नगर की भी होती है। जलपूर्ति के स्रोत, प्राचीन समय में नगरों का विकास जल पूर्ति स्रोतों के समीप हुआ करता था। औद्योगिक कार्य, परिवहन तथा यातायात की जरूरतों की पूर्ति इनसे होती है। लंदन टेम्स नदी, न्यूयॉर्क हडसन, शिकागो मिशिगन, मॉस्को मस्का, दिल्ली यमुना, इलाहाबाद हावड़ा, कानपुर गंगा नदी के किनारे बसे हैं। नंबर 5 है परिवहन एवं यातायात, आवागमन एवं परिवहन के स्रोतों का नगरों एवं व्यावसायिक संबंध है। जैसे मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं का होता है, जहाँ 2 या 2 से अधिक मार्ग मिलते हैं वहाँ नगरीय अधिवास बनते हैं। नगर के विकास में परिवहन व यातायात का मुख्य योगदान होता रहता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं यहाँ पे, चलो देखते हैं। नंबर 1 है 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, जबकि 1776 ईस्वी में अमेरिकी हुई यहाँ पे अमेरिकी क्रांति हुई। और 1789 ईस्वी में क्रांति हुई थी किसकी? फ्रांसीसी। चलिए नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। पुरुष और नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र क्रांति के दौरान प्रकाशित हुआ। तो किसकी हुआ? फ्रांसीसी क्रांति के। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुआ। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे अमेरिका आया था पहले नंबर पे ये, और दूसरे नंबर पे यहाँ फ्रांसीसी आया था, तो यहाँ पे फ्रांसीसी आया हुआ है। ऐसे ही तीसरे नंबर पे आ जाइए। तीसरे नंबर में पहले यहाँ पर है इंग्लैंड में आएगा, यहाँ पहले पे
इंग्लैंड। में 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और भारत का औद्योगिकरण 1850 ईस्वी के बाद हुआ। तो बच्चों ध्यान रखना, इंग्लैंड ये पहले नंबर पे भरा जाएगा ये वाला, और दूसरे नंबर पे क्या भरा जाएगा, भारत भरा जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं जरा। अगला है सन 1850 ईस्वी के बाद, तो यहाँ इटली आएगा पहले, इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ और वे शक्तिशाली राष्ट्र राज्य बन गए। इसमें यहाँ ध्यान रखना, इटली का नंबर पहले नंबर पे देना, ये जो है नंबर इटली का नंबर 1 पर है, और बचा कौन, जर्मनी, ये दूसरे नंबर पे भरा जाएगा। चलिए आगे है 5वां है इसमें। तो जापान में हुई है बात, यहाँ जापान में मैजी क्रांति के बाद संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और वहां सामंती व्यवस्था को बदलकर औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर क्या आना है, जापान आना है बच्चों, ध्यान रखना। नंबर 6 है, 19वीं सदी के अंत में यूरोप के नए औद्योगिक राष्ट्रों के बीच अफ्रीका, यहाँ पे क्या आएगा, अफ्रीका महाद्वीप में अपने उपनिवेश बढ़ाने की होड़ लगी। यहाँ ध्यान रखना बच्चों, ये अफ्रीका आना है यहाँ पे। अब ये लास्ट है, 20वीं सदी की शुरुआत में सबसे बड़ी औपनिवेशिक ताकत बन गया। कौन बना था बच्चों, ब्रिटेन बना था ये। क्योंकि इनकी धूर्तबाजी इसमें भरी हुई थी कूट करके। चलिए इसी के साथ आपका ये भूगोल समाप्त हो रहा है। चलिए देखते हैं, नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबाकर सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है और मुझे क्या बना के भेजना है ये भी बताने की कोशिश करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और उन्हें ज्यादा लाभ मिल सके। और इस बेल आइकन के प्रेस को भी दबा दीजिएगा, जिससे मैं नया डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।